जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल विकल्प ऑनलाइन क्लासेज पे। आज एसएसटी का डिस्कशन है और जो पिछला बचा हुआ क्वेश्चन था अर्थात 25 से आगे का जो क्वेश्चन था आज हम उस पर डिस्कशन लेने वाले हैं। तो आइए 25 से आगे हम लोग देखते हैं। हमारा जो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है, अर्थात किसी भी राज्य की विशेषता इनमें से क्या क्या हो सकती है। तो याद रखिएगा, किसी भी राज्य की विशेषता होती है कि वहाँ जनसंख्या होना चाहिए, वहाँ एक सरकार होना चाहिए और वहाँ लोगों के बीच संप्रभुता होना चाहिए। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ये ऑप्शन गलत है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। किसी भी राज्य की जो विशेषता होती है वो इनमें से सभी होती है कि वहाँ सरकार भी होना चाहिए, वहाँ जनसंख्या भी होना चाहिए और वहाँ क्या होना चाहिए? संप्रभुता भी होना चाहिए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि आयुर्वेद का जनक कहा जाता है किसको? तो चरक को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक। अगर हम योग की बात करें तो योग के जनक है पतंजलि। योग के जनक कौन है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? कहने का मतलब मुद्रा का आधुनिक रूप इनमें से कौन सी नहीं है? तो मुद्रा तो मुद्रा है ही, जमा ये भी आधुनिक रूप है, ड्राफ्ट ये भी आधुनिक रूप है। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिज। इनमें सभी मुद्रा का रूप है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 95 स्थापनाएं किसकी रचनाएं हैं? 95 स्थापनाएं जो है वह किनकी रचना है? तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर की ये 95 स्थापनाएं रचना है। अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध जो है वह सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध क्या है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला सवाल की बात करते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? इनमें कौन जो है आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, अगर हम उद्योग क्षेत्र की बात करें, अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो ये सब जो है आर्थिक विकास के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि सहकारी क्षेत्र जो है यह आर्थिक विकास के क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? 31 नंबर क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया था। 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? याद रखिएगा, एलजी भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोको कोला भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला सवाल है मेरा 33 नंबर, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? अभी जो है मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो याद रखिएगा अभी, चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? तो आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो याद रखिएगा कि पत्र मुद्रा जो कागज से बनता है, जैसे 10 टकिया, 20 टकिया, 50 टकिया, ये आजकल ज़्यादा जो है प्रचलन में होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? पीछे भी ये सवाल आया हुआ था, यहाँ रिपीट सवाल है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा होता है? तो याद रखिए, प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है यह मानव के द्वारा कराया जाता है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं होती है। अगला हम सवाल बात करें 35 नंबर, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार का शोक हम किसको कहते हैं? तो बिहार का जो शोक है वह, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो नेपाल से बिहार में आती है। अगला सवाल है मेरा कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है 1854 में हुई थी, जिस समय लॉर्ड डलहौजी यहाँ के वायसराय थे और डलहौजी के समय ही 1853 ईस्वी में
पहली बार भारत में ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच। अगला 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए। तो जिस समय भी बाढ़ आएगा तो बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय हमें ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। हमें कहाँ जाना चाहिए, तो ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। अगला सवाल है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी सबके हाथों में है, वह मोबाइल है। संचार मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे हम संपर्क बनाए, तो उसमें सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब जो भगवान द्वारा होता है, जो भगवान के द्वारा होता है उनमें प्राकृतिक आपदा इनमें कौन है। तो याद रखिएगा भूकंप जो है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है, तो एक प्राकृतिक आपदा है। अगला मेरा सवाल है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। याद रखिएगा कि रूसो जो है वह रूसो किस देश का दार्शनिक था। चलिए तो हम लोग क्या देख रहे थे, तो रूसो किस देश का दार्शनिक था। रूसो की बात करते हैं। रूसो का जन्म तो जेनेवा में हुआ था, परंतु रूसो जो है वह सब कुछ रूसो का फ्रांस में हुआ, इसलिए रूसो जो है वह फ्रांस का दार्शनिक था। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। हम जानते हैं अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम बात करें इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उत्तराखंड एक राज्य है, छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है, केरल भी एक राज्य है, जबकि चंडीगढ़ जो है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। अगले सवाल की बात करते हैं तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। भारत में कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो भारत में कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% के आसपास है। आगे हम बात करते हैं संघ राज्यों का उदाहरण है। संघ राज्य इनमें से कौन है। संघ राज्य के उदाहरण की बात करें तो अमेरिका एक क्या है, तो अमेरिका एक संघ राज्य है। अमेरिका क्या है, तो एक संघ राज्य है। अगले सवाल की बात करते हैं तो अगला मेरा सवाल है निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो याद रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं तो अपना भारत देश जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अपना भारत देश क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चलिए तो क्या देख रहे थे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था पता ही है 3 प्रकार का होता है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वह सन 1975 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब हुई थी, तो सन 1975 ईस्वी में। अगले सवाल की बात करते हैं तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो वो गांव घर में होता है। महाजन जो है वह सबसे लोकप्रिय साधन होता है। आगे है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे शॉर्ट में हम लोग लोजपा कहते हैं। हमारा पहला या दूसरा ही सवाल था कि लोजपा है इसके फाउंडर हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान और इसका चुनाव चिन्ह है बंगला छाप। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला छाप। अगर हम लालटेन की बात करते हैं तो लालटेन जो छाप है यह राष्ट्रीय जनता दल, जिसको राजद कहते हैं, उसका चुनाव चिन्ह है। और राजद के जो सुप्रीमो हैं अर्थात राजद के जो फाउंडर हैं वह लालू प्रसाद यादव जी हैं। अगर हम तीर की बात करते हैं, तीर छाप, तो तीर छाप जो है वह जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम जदयू कहते हैं, जिसकी वर्तमान में अभी बिहार में सरकार भी है। और इसके फाउंडर अगर हम बात करें जदयू के फाउंडर, अगर हम जदयू के फाउंडर की बात करें तो वह शरद यादव जो है जदयू के फाउंडर थे। अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल जो है वह ऊपर पहला ही मेरा सवाल था, देखिए रिपीट फिर से सवाल है कि यहाँ देखिए साइकिल किसका था, तो समाजवादी पार्टी का जो है, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो साइकिल छाप था। तो देखिए रिपीट सवाल कितना करता है। और आगे हम सवाल देख रहे हैं 48 नंबर सवाल है कि
मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की जिसे हम साम्यवादियों का बाइबिल कहते हैं? तो याद रखिएगा, वह पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो साम्यवादियों का क्या कहते हैं? तो बाइबिल कहते हैं। अगला हमारा सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में है। अगला है सवाल मेरा, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है वह डेयरी विकास के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। अगला हमारा सवाल है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है वह सन 1920 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1920 में। अगला है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का बहुत प्राचीन नाम है कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, ये सब, जिनमें पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। अगला है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की बात करें, यह जो है किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आरंभ हुई थी। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, जिन्हें हम भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने क्या किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था, जिस कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो करेंसी नोट है वह RBI जारी करता है। कौन जारी करता है? RBI, जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिसे क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके सचिव अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। आगे हम बात करें, और याद रखिएगा, जितने भी नोट हैं सब पर वित्त सचिव RBI के गवर्नर का ही सिग्नेचर होता है। सिर्फ 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। चलिए हम 56 नंबर सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल है, रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है? रबी की फसल जो है किन महीने में बोई जाती है? तो अभी हम एक छोटा सा नोट्स बताते हैं, एक छोटा सा बात बताते हैं, उसको आप याद रखिएगा, और यहाँ से 1-2 सवाल जो है बनना ही बनना है। चलिए हम बात करते हैं रबी फसल की। याद रखिएगा, रबी फसल जो है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अगर हम रबी फसल की बात करें तो रबी फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूँ, आलू, सरसों, ये सब जो है रबी फसल का उदाहरण होता है। एक होता है खरीफ फसल, जिस खरीफ फसल को हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। जैसे धान हो गया, जैसे सोयाबीन हो गया, ये सब क्या है? तो खरीफ फसल का उदाहरण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रबी फसल का? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग की बात करते हैं तो हमारा जो खिलौना उद्योग है यह छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला सवाल हमारा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है? तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो है भारत आगे बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला है, भारत में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल कहने का मतलब हो गया कि जिससे जो है रुपया पैसा तुरंत कमाया जाता है। तो गन्ना को तो बेचकर कमाया जाता है, जूट को बेचकर भी, तंबाकू बेचकर भी, लेकिन गेहूं जो आदमी अपने खाने के लिए उपजाते हैं, इसे बेचने के लिए नहीं उपजाते हैं, और ज़्यादा हो जाता है तब बेचा जाता है। तो गेहूँ क्या है? तो गेहूँ हमारा जो है वो व्यावसायिक फसल नहीं होता। जबकि गन्ना की बात करते हैं, जूट की बात करते हैं, तंबाकू की बात करते हैं, तो ये सब क्या है? तो व्यावसायिक फसल है। अगला सवाल है,
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बल जो है सामाजिक अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा बल लोक कल्याण पर दिया जाता है कि लोक का कल्याण कैसे हो, जनता का कल्याण कैसे हो। अगले सवाल की बात करते हैं तो अगला मेरा सवाल है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो है वह हम जानते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का चुनाव किया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है कि हम किसी को दिखा करके वोट नहीं करेंगे, हम अपना ढक करके वोट करेंगे। यही होता है, यही क्या होता है? तो यही होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कि हम अपना ढक करके अपने मन से हम किसी को भी वोट कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वह मध्य प्रदेश में है और यह जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आगे याद रखिएगा कि अपना यहाँ एक ही पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला हम सवाल की बात करते हैं औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? तो याद रखिएगा कोयला, कपास और लोहा का जो उद्योग है वह पहले शामिल था। अगला हमारा सवाल है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो याद रखिएगा कि परसा डेनमार्क युद्ध के बाद जो है वह जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सॉरी, देखिए यहाँ जो है गलत आंसर ले लिया गया था हमसे, सॉरी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो याद रखिएगा कि सेडोन के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? तो सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। किस युद्ध के बाद? तो सेडोन के युद्ध के बाद। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगला अगर हम सवाल की बात करते हैं तो याद रखिएगा अगला जो मेरा क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में हम बात करें तो कार्ल मार्क्स को जो है हम साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जानते हैं। अगले सवाल की हम बात करते हैं तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः जो है एक जीवाश्म ईंधन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। कोयला को हम लोग काला सोना के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? खाद्यान्न मतलब खाने वाला फसल। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करें तो भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है और दूसरे स्थान पर जो है गेहूं का नाम आता है और तीसरे स्थान में मक्का का नाम आता है। आगे है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना, पहले नीति आयोग जो है योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी और उसी योजना आयोग का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग वर्ष 2015 में कर दिया था। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और नीति आयोग का पहला नाम क्या था? तो नीति आयोग का पहला नाम था योजना आयोग। अगला हम बात करते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स जो है वह साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। अगला 70 नंबर सवाल है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे? तो मार्टिन लूथर किंग तो रंगभेद के विरोधी थे। अगर महात्मा गांधी की बात करते तो ये भी रंगभेद के विरोधी थे। अगर हम ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस की बात करते ये भी थे। लेकिन जेड गुडी जो है, यह जेड गुडी लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। इस बात को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि कौन नहीं थे। तो जेड गुडी जो है वह जेड गुडी क्या है? तो लोकतंत्र रंगभेद की नीति के विरोधी नहीं थे। अगला सवाल 71वां नंबर सवाल है। अब मात्र हमारा 10 को सवाल बचा हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 71वां नंबर सवाल है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में
चलिए, तो क्या सवाल था? तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? तो त्रिस्तरीय स्वरूप में जो है वह ग्राम पंचायत तो है, ग्राम समिति भी है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, लेकिन नगर निगम जो है पंचायती राज व्यवस्था में नहीं आता है। नगर निगम क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में नगर निगम नहीं आता है। पंचायती राज व्यवस्था में नगर निगम नहीं आता है। पंचायती राज व्यवस्था में नगर निगम नहीं आता है। पंचायती राज व्यवस्था में नगर निगम नहीं आता है। अगले सवाल की हम बात करते हैं। तो अगला मेरा सवाल है कि निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति की अंग की बात करते हैं तो राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। आइए हम लोग 73वें सवाल पर बात करते हैं। 73वां सवाल है लौह अयस्क है। लौह अयस्क क्या है? तो याद रखिएगा, लौह अयस्क जो है वह क्या है? लौह अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क की बात करते हैं तो हमारा लौह अयस्क जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है, जिसे एक बार ख़त्म हो जाने के बाद पुनः उसे बनने में समय लग जाएगा, तो उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अगला सवाल है लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। यह बात किसने कहा था? यह जो कथन है, यह कथन है हमारे सबसे बड़े दार्शनिक अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए किया जाने वाला शासन व्यवस्था है। अगला सवाल है 75 नंबर, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता था। यह बात जो है हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। अगला सवाल है हिंद स्वराज पुस्तक किनकी है? तो याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक जो है वह महात्मा गांधी की ही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मुद्रा जो है कौन सी संस्था जारी करती है? तो आप लोग को पता ही है कि आरबीआई जो है वह मुद्रा जारी करती है, भारत का करेंसी नोट जारी करती है आरबीआई। अगला हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह जो है वह निर्वाचन आयोग जो है वह जारी करता है, और वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। अगला 79 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 79 नंबर सवाल है भारत में संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। मतलब भारत में संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो याद रखिएगा इस सवाल का जवाब हो जाएगा 59वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 59वां संविधान संशोधन। अगला आज का लास्ट और फाइनल सवाल कि भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो है अभ्रक तो पाया जाता है, भारत में बॉक्साइट भी पाया जाता है, एल्युमिनियम भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, लेकिन लेड जो है वह भारत में नहीं पाया जाता है। तो लेड का बहुत बड़ा अभाव है भारत में। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा एसएसटी का भी 80 सवाल का डिस्कशन हो गया, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइंस का भी देखा था। तो इसी तरह से अगर आप लोग को क्लास 10वीं के लिए अगर हर एक साल का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन अगर चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो कैसी लगती है, ये डिस्कशन कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट में जा कर के हमें ज़रूर बताएं। कमेंट में बताने के बाद हमारा और मन जो है करता है वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।